संजय दत्त एक ऐसा नाम जिसे कभी बॉलीवुड का खलनायक कहा गया तो कभी मुन्ना भाई, लेकिन असल जिंदगी में उनका सफर फिल्मों से कहीं ज्यादा फिल्मी साबित हुआ। पर्दे पर गन थामने वाला ये हीरो कब असल जिंदगी में भी गोलियों और हथियारों का दीवाना बन गया, खुद उसे भी इसका अंदाजा नहीं था। ये कहानी उस दौर की है जब एक चकाचौंध भरी दुनिया का सुपरस्टार धीरे धीरे अंधेरों की ऐसी गहराइयों में उतर रहा था जहां से वापसी नामुमकिन लगती थी। कहते हैं इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन उसका डर होता है, और यही डर संजय दत्त को ऐसे रास्ते पर ले गया जिसने न सिर्फ उनकी जिंदगी बल्कि पूरे बॉलीवुड के नाम पर एक ऐसा दाग लगा दिया जिसे आज तक मिटाया नहीं जा सका। एक वक्त था जब वह पर्दे पर डॉन बनकर दर्शकों की तालियां बटोरते थे, और दूसरा वक्त आया जब उन्हीं के घर के गैराज में असली AK-56 राइफल और हैंड ग्रेनेड रखे जाने लगे। 1990 का दशक, मुंबई में दंगों और बम धमाकों का खौफ, और इन्हीं हालातों में एक सुपरस्टार का अंडरवर्ल्ड से रिश्ता। ये रिश्ता इतना गहरा था कि दाऊद इब्राहिम का नाम सुनते ही लोग कांप उठते थे, और संजय दत्त खुद उसके भाई अनीस इब्राहिम और छोटा शकील जैसे लोगों से फोन पर बातें कर रहे थे। फिल्मों की शूटिंग से लेकर दुबई के द्वारों तक हर मुलाकात उन्हें उस दलदल में और धकेल रही थी जिससे निकलना आसान नहीं था। लेकिन सबसे बड़ा झटका तब लगा जब 1993 में मुंबई बम धमाकों के बाद हर किसी की नजर संजय दत्त पर जा टिकी। अदालत में चलने वाला टाडा केस, जेल की सलाखें, पिता सुनील दत्त की आंखों में छलकते आंसू और मां नरगिस की यादें, सब कुछ मिलकर संजय की जिंदगी को एक त्रासदी में बदल चुका था। आज हम आपको वही पूरी कहानी सुनाने जा रहे हैं, वो सच जिसे उनकी बायोपिक संजू में भी पूरी तरह से नहीं दिखाया गया। कैसे एक सुपरस्टार ने अपनी ही गलतियों से अपने करियर और इमेज को दांव पर लगा दिया, कैसे एक फोन कॉल ने उनकी जिंदगी को बदल दिया, और क्या वाकई संजय दत्त सिर्फ हालात का शिकार थे या फिर सचमुच अंडरवर्ल्ड के साथी बन बैठे थे। इस वीडियो के हर हिस्से में आपको वो राज, वो घटनाएं और वो पल सुनने को मिलेंगे जिन्होंने बॉलीवुड के बाबा को भारत के सबसे विवादित स्टार्स में से एक बना दिया। तो आइए शुरुआत करते हैं उस सफर की जो एक सुपरस्टार को जेल की सलाखों तक ले गया। संजय दत्त बॉलीवुड का वो चमकता सितारा जिसकी जिंदगी पर्दे पर जितनी रंगीन और मजेदार दिखती थी, असलियत में उससे कहीं ज्यादा अंधेरे और डरावनी थी। कहते हैं कि जब किसी इंसान का बचपन दुख और तन्हाई में गुजरता है तो उसकी आत्मा पर ऐसी दरारें पड़ जाती हैं जो वक्त गुजरने के बाद भी भर नहीं पाती, और शायद यही वजह थी कि संजय दत्त हमेशा किसी न किसी सहारे की तलाश में रहे। कभी नशे का सहारा, कभी दोस्तों का सहारा, तो कभी हथियारों का सहारा। ये कहानी शुरू होती है 1980 और 1990 के उस दौर से जब बॉलीवुड अपने सुनहरे दिनों में था। स्टार्स की दीवानगी चरम पर थी और संजय दत्त अपनी मां नरगिस की मौत के बाद टूट चुके थे। बचपन से मां का लाडला और पिता सुनील दत्त की उम्मीदों का ताज बनने वाले संजू बाबा ने अचानक अपनी मां को खो दिया, और इस सदमे ने उन्हें अंदर तक तोड़ दिया। मां के जाने के बाद वह नशे की गिरफ्त में चले गए, कई बार रिहैब में गए, लेकिन फिर भी खुद को बचा नहीं पाए। और जब थोड़ी बहुत जिंदगी संभलने लगी तो फिल्मों का रास्ता खुला। संजय दत्त एक्शन हीरो के रूप में छा गए, फिल्में हिट होने लगी, लेकिन असल जिंदगी में एक खालीपन था जो उन्हें हर वक्त काटता था। 1991 से 1992 में जब फिरोज खान की फिल्म यलागार की शूटिंग शुरू हुई तो संजय दत्त को उस फिल्म में डॉन का रोल मिला। कैमरे के सामने हाथ में बंदूक, पीछे खड़े गुर्गे और सामने खड़ा डर से कांपता दुश्मन। ये सब रील पर तो मजेदार था, लेकिन धीरे धीरे संजू बाबा को यह रियल लाइफ रियल लगने लगी। उन्हें यह ताकत, ये खौफ और यह रोमांच पसंद आने लगा। यही वह मोड़ था जब संजय दत्त असल जिंदगी में भी हथियारों के दीवाने बनने लगे। लोग कहते हैं कि फिल्मों के किरदार कभी कभी इतने गहरे असर डालते हैं कि अभिनेता खुद भूल जाता है कि वह सिर्फ अभिनय कर रहा है, और शायद यही हुआ संजय के साथ भी। यलगार की शूटिंग के बहाने वह कई बार दुबई गए। वहीं उनकी मुलाकात अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के भाई अनीस इब्राहिम से हुई। शुरुआत में ये सब सामान्य था, लेकिन धीरे धीरे ये रिश्ते गहराने लगे। अनीस इब्राहिम, छोटा शकील और अब्बू सलेम जैसे नाम जो अंडरवर्ल्ड की दुनिया में खौफ का पर्याय थे। संजय दत्त उनसे मिलते, बातें करते, पार्टियां शेयर करते, और इसी बीच वह इस भूल भुलैया में और फंसते चले गए। फिल्म यलागार रिलीज हुई, हिट रही, लेकिन संजय दत्त की असली जिंदगी पर इसका साया हमेशा के लिए पड़ गया, क्योंकि शूटिंग के दौरान जो कनेक्शन उन्होंने दुबई में बनाए वही उनकी बर्बादी का कारण बने। दिसंबर 1992 का समय आया जब बाबरी मस्जिद विध्वंस हुआ और देश भर में दंगे भड़क उठे।
मुंबई भी इससे अछूती नहीं रही। चारों तरफ खौफ, तनाव और खून खराबे का माहौल था। और इसी बीच संजय दत्त के मन में भी डर बैठ गया कि कहीं वो भी इस हिंसा का शिकार न बन जाए। वो एक बड़े नेता के बेटे थे, एक सुपरस्टार थे और उनकी मां मुस्लिम थी। ये डर उन्हें भीतर ही भीतर खाए जा रहा था और इसी डर ने उन्हें वह कदम उठाने पर मजबूर कर दिया जिसकी वजह से आज भी उनका नाम विवादों में गिना जाता है। जनवरी 1993 में संजय दत्त ने अनीस इब्राहिम को फोन लगाया और कहा कि उन्हें अपनी सुरक्षा के लिए कुछ हथियार चाहिए। कहते हैं यह फोन कॉल उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ था। अनीस ने तुरंत हामी भर दी और अब्बू सलीम और बाबा चौहान को जिम्मा दिया कि हथियार संजय दत्त तक पहुंचाए जाए। 15 जनवरी 1993 को समीर हिंगोरा के ऑफिस में अब्बू सलीम और बाबा चौहान पहुंचे। समीर पहले तो डर गया, लेकिन दबाव इतना ज्यादा था कि उसे झुकना पड़ा। अगले दिन यानी 16 जनवरी को हथियारों से भरी गाड़ी संजय दत्त के घर पहुंची। कहते हैं संजय ने पूरे गर्मजोशी से अब्बू सलीम का स्वागत किया, गले मिले और फिर जब हथियार दिखाए गए तो उनका चेहरा चमक उठा। 9 AK-56 राइफलें, 80 हैंड ग्रेनेड और सैकड़ों कारतूस। ये पूरा जखीरा देखकर संजय दत्त दंग रह गए। उन्होंने कहा कि उन्हें इतनी राइफल्स की जरूरत नहीं है, बस एक राइफल काफी है। लेकिन यह एक राइफल भी उनकी बर्बादी की जड़ बन गई। ये राइफल और उनके कबूलनामे ने उन्हें उस केस में खड़ा कर दिया जिसे भारत का सबसे बड़ा टेरर केस कहा जाता है, 1993 मुंबई सीरियल ब्लास्ट केस। हथियारों का यह जखीरा ब्लास्ट में इस्तेमाल होने वाले हथियारों का हिस्सा था और यहीं से संजय दत्त का नाम हमेशा के लिए अंडरवर्ल्ड से जोड़ दिया गया। बाद में जब पुलिस ने जांच शुरू की तो समीर हिंगोरा और बाबा चौहान के इकबालिया बयानों में ये साफ हो गया कि हथियार संजय दत्त के घर पहुंचाए गए थे। और जब पुलिस ने उनसे पूछताछ की तो वह मान गए कि उन्होंने वाकई एक राइफल रखी थी। उनका कहना था कि उन्होंने यह हथियार परिवार की सुरक्षा के लिए रखा था। लेकिन अदालत और कानून के सामने यह दलील कितनी कमजोर साबित हुई, ये हम सब जानते हैं। टाडा एक्ट के तहत उन पर केस चला, जेल गए और उनकी जिंदगी का सबसे काला दौर शुरू हुआ। कहते हैं अगर उस वक्त संजय दत्त अपने पिता सुनील दत्त को सच बता देते तो शायद हालात अलग होते। खुद तत्कालीन जॉइंट कमिश्नर M.N. सिंह ने कहा था कि अगर संजय ने राइफल छिपाने की बजाय पिता को बता दी होती तो शायद मुंबई बम धमाके रोके जा सकते थे। लेकिन संजय ने डर, जिद और गलत फैसले की वजह से अपने करियर को खाई में धकेल दिया। ये था वो पहला दौर जब एक सुपरस्टार ने अपने हाथों से अपनी बर्बादी लिख दी। एक फोन कॉल, एक गलत कदम और फिर जिंदगी भर का पछतावा। मार्च 1993 मुंबई की वो काली तारीख जब सीरियल बम धमाकों ने पूरे शहर को दहला दिया। सैकड़ों लोग मारे गए, हजारों घायल हुए और हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था से लेकर आम आदमी का भरोसा हिल गया। इस ब्लास्ट ने सिर्फ शहर की इमारतों को नहीं बल्कि अनगिनत घरों की उम्मीदों और सपनों को भी चकनाचूर कर दिया। पुलिस और खुफिया एजेंसियां हरकत में आईं, जगह जगह छापेमारी शुरू हुई और धीरे धीरे यह खबर फैलने लगी कि इस पूरे ब्लास्ट की प्लानिंग में अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम और उसकी डी कंपनी का हाथ है। हथियारों की तस्करी, विस्फोटक सामग्री और हथियारों का जखीरा मुंबई में पहुंच चुका था और इन सब की डिलीवरी में कई लोग शामिल थे। इसी सिलसिले में एक नाम बार बार उभरने लगा और वो था बॉलीवुड के सुपरस्टार संजय दत्त का। ये नाम सुनते ही हर कोई हैरान रह गया। लोग मान ही नहीं पा रहे थे कि फिल्मों में अपने मासूम किरदारों से दिल जीतने वाला ये हीरो असल जिंदगी में ऐसे केस में फंस सकता है। लेकिन पुलिस के पास बयान थे, सबूत थे और इकबालिया कबूलनामे थे और इन सब ने संजय दत्त को घेर लिया। 19 अप्रैल 1993 को मुंबई पुलिस ने संजय दत्त को गिरफ्तार कर लिया। इस गिरफ्तारी ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। मीडिया में हेडलाइन बनी, मुन्ना भाई निकला असली खलनायक, संजू बाबा का हथियारों से रिश्ता, बॉलीवुड पर दाऊद की परछाई। ये वो समय था जब टीवी और अखबारों पर सिर्फ एक ही नाम गूंज रहा था, संजय दत्त। गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने उनसे घंटों पूछताछ की। संजय ने पहले तो बचने की कोशिश की, लेकिन आखिरकार उन्होंने कबूल किया कि उन्होंने AK-56 राइफल अपने घर में रखी थी। उनका कहना था कि उन्होंने यह हथियार अपनी सुरक्षा के लिए लिया था क्योंकि दंगों के समय उन्हें और उनके परिवार को खतरा महसूस हो रहा था। लेकिन पुलिस का मानना था कि यह हथियार उसी जखीरे का हिस्सा था जो बाद में मुंबई ब्लास्ट में इस्तेमाल हुआ।
यही वजह थी कि संजय दत्त पर सिर्फ आर्म्स एक्ट ही नहीं बल्कि टाडा यानी टेररिस्ट एंड डिसरप्टिव एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट के तहत भी केस दर्ज किया गया। टाडा के नाम से ही लोग कांप उठते थे क्योंकि यह एक्ट आतंकवाद से जुड़े मामलों के लिए बनाया गया था और इसमें सख्त से सख्त सजा का प्रावधान था। संजय दत्त को आर्थर रोड जेल में रखा गया। कहते हैं उनके लिए यह अनुभव किसी सदमे से कम नहीं था। एक सुपरस्टार जिसने हमेशा आलीशान बंगलों, लग्जरी कारों और कैमरों की रोशनी में जिंदगी बिताई थी, अचानक खुद को 4 दीवारों और सलाखों के पीछे कैद पाया। जेल में पहली रात उन्होंने नींद नहीं ली, फर्श पर बैठकर रोते रहे और बार बार कहते रहे कि उन्होंने हथियार सिर्फ अपनी सुरक्षा के लिए रखे थे। लेकिन अब उन्हें समझ आ रहा था कि कानून और सच की दुनिया फिल्मों की दुनिया से बिल्कुल अलग है। पिता सुनील दत्त इस घटना से टूट गए। वो एक बड़े नेता थे, संसद में बैठते थे, उनका नाम सम्मान से लिया जाता था, लेकिन बेटे के इस केस ने उन्हें शर्मिंदा कर दिया। फिर भी एक पिता होने के नाते उन्होंने संजय का साथ नहीं छोड़ा। वह हर बार कोर्ट में उनके साथ खड़े रहे, मीडिया से लड़ते रहे और यहाँ तक कि अपने राजनीतिक विरोधियों से भी भिड़ गए। सुनील दत्त बार बार कहते रहे कि उनका बेटा आतंकवादी नहीं है, उसका अंडरवर्ल्ड से कोई सीधा रिश्ता नहीं है, उसने सिर्फ गलती से हथियार रखे हैं। लेकिन कानून की नजर में गलती और गुनाह के बीच का फर्क बहुत छोटा होता है। संजय की जमानत के लिए वकील दौड़ धूप करने लगे। कई महीनों तक वो जेल में रहे। 18 दिन की पहली कैद ने उनकी हालत खराब कर दी थी। बाद में 5 मई को उन्हें जमानत मिली, लेकिन केस खत्म नहीं हुआ। असल संघर्ष तो अब शुरू हुआ था। टाडा कोर्ट में उनकी पेशियां शुरू हुई। मीडिया की भीड़ हर बार अदालत के बाहर जुटती। कैमरे संजय दत्त का हर हाव भाव कैद करते। कभी उनकी थकी हुई आंखें दिखाई जाती, कभी उनका गुस्सा, कभी उनका डर और कभी पिता के कंधे पर सिर रखकर रोते हुए संजू बाबा की तस्वीरें। इन तस्वीरों ने पूरे देश को भावुक कर दिया। लेकिन कानून की सख्ती में कोई कमी नहीं आई। 1995 से लेकर 2007 तक यह केस चलता रहा। गवाहों के बयान, पुलिस की जांच और कोर्ट की दलीलें सालों तक चली। इसी बीच संजय दत्त ने फिल्मों में काम करना जारी रखा। उन्होंने खलनायक, वास्तव, मुन्ना भाई, MBBS जैसी फिल्में दी, जिन्होंने उन्हें सुपरस्टार बना दिया। लेकिन हर हिट फिल्म के साथ उनके पीछे अदालत का साया मंडराता रहा। उनकी हर सफलता के पीछे यह डर था कि अगली तारीख पर उन्हें जेल जाना पड़ेगा या नहीं। इस दौरान उनके पिता सुनील दत्त ने हर कदम पर उनका साथ दिया। एक बार जब पुलिस स्टेशन में सुनील दत्त अपने बेटे से मिले तो उन्होंने संजय से पूछा कि आखिर क्यों उन्होंने हथियार रखे, और तब संजय ने कहा, मेरी रगों में भी मुस्लिम का खून दौड़ रहा है। शहर में जो कुछ भी हो रहा है मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूँ। मां नरगिस की याद में बहा। ये जज्बात सुनकर सुनील दत्त अवाक रह गए। वो अपने बेटे से कोई जवाब नहीं मांग पाए, बस आंसुओं के साथ वहां से निकल गए। ये वाकया यासिर उस्मान की किताब द क्रेजी अनटोल्ड स्टोरी ऑफ बॉलीवुड्स बैड बॉय में दर्ज है, जहां लिखा है कि एक पिता को अपने बेटे से ऐसा जवाब कभी उम्मीद नहीं थी। साल 2006 में केस अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंचा और 2007 में फैसला सुनाया गया। कोर्ट ने संजय दत्त को टाडा के आरोपों से बरी कर दिया, लेकिन आर्म्स एक्ट के तहत दोषी माना और 6 साल की सजा सुनाई। ये सुनकर संजय दत्त टूट गए। उनके चेहरे से सारी उम्मीदें खत्म हो गईं। ये सुनकर संजय दत्त टूट गए। उनके चेहरे से सारी उम्मीदें खत्म हो गईं। लेकिन फिर भी उन्होंने खुद को संभाला और अदालत से कहा कि वो कानून का सम्मान करते हैं। 2013 में उन्होंने आत्मसमर्पण किया और पुणे की यरवदा जेल पहुंचे। वहां से उनकी जिंदगी का एक और कठिन अध्याय शुरू हुआ। कहते हैं कि यरवदा जेल में संजय दत्त को कैदी नंबर 16,656 दिया गया था। उन्हें जेल की कैंटीन में काम दिया गया। कभी लकड़ी का फर्नीचर बनाते, कभी छोटे मोटे काम। उनकी सैलरी मात्र कुछ रुपये थी, लेकिन वही उनकी हकीकत बन गई। जेल की 4 दीवारों के बीच उन्होंने वक्त काटा, किताबें पढ़ी, योग किया और खुद को बदलने की कोशिश की। 2016 में जब उनकी सजा पूरी हुई और वो जेल से बाहर निकले तो हजारों लोग उनका स्वागत करने पहुंचे, लेकिन उनके चेहरे पर एक थकान थी, एक बोझ था जो आजीवन उनके साथ रहना था। क्योंकि चाहे उन्होंने कितनी भी हिट फिल्में दी हो, कितनी भी बार दर्शकों के दिल जीते हो, लेकिन अंडरवर्ल्ड और हथियारों वाला यह दाग उनके नाम से कभी नहीं मिट पाया। यरवदा जेल, वो जगह जहां कभी आम अपराधी और खूंखार कैदी अपनी सजा काटते थे, वहां जब बॉलीवुड का एक चमकता सितारा पहुंचा तो हर किसी को यकीन करना मुश्किल हो गया।
2013 में जब संजय दत्त ने आत्मसमर्पण किया तो मीडिया के कैमरे, पुलिस की गाड़ियां और हजारों की भीड़ जेल के बाहर जमा थी। सब देखना चाहते थे कि फिल्मों में मुन्ना भाई बनकर लोगों को हंसाने वाला ये हीरो असल जिंदगी में सलाखों के पीछे कैसे जिएगा। यरवदा जेल में उन्हें कैदी नंबर 16,656 दिया गया और बाकी कैदियों की तरह ही उनके लिए भी नियम कानून तय कर दिए गए। आलीशान बंगलों और लग्जरी कारों की जिंदगी जीने वाला यह इंसान अचानक लोहे की खाट, एक छोटा सा ताला और जेल का बेस्वाद खाना झेलने पर मजबूर हो गया। शुरुआत के दिन उनके लिए सबसे कठिन थे। कहते हैं पहली रात उन्होंने तकिए पर सिर रखते ही मां नरगिस की तस्वीर याद की और आंखों से आंसू बहते रहे। संजय दत्त को जेल के भीतर कैंटीन का काम सौंपा गया। कभी वह लकड़ी का छोटा मोटा फर्नीचर बनाते, कभी मजदूरी का काम करते। इसके बदले उन्हें मात्र कुछ रुपए मजदूरी मिलती थी, लेकिन संजू बाबा ने इसे भी स्वीकार किया क्योंकि उन्हें पता था कि यही उनका प्रायश्चित है। जेल की चारदीवारी में बंद होकर उन्होंने किताबों को साथी बनाया, आध्यात्मिक ग्रंथ पढ़े, योग करना शुरू किया और खुद को भीतर से मजबूत करने की कोशिश की। साथी कैदी उन्हें अलग नजर से देखते थे। कई लोग उनके फैन थे, उनसे बातें करने के लिए लाइन लगाते थे, लेकिन संजय दत्त ने धीरे धीरे खुद को सबके बीच साधारण इंसान बनाकर पेश किया। वो किसी को फिल्मी अंदाज में नहीं बल्कि भाई की तरह मिलते। जेलर और गार्ड्स के मुताबिक संजय ने कभी जेल में सेलिब्रिटी वाली छवि का फायदा नहीं उठाया, बल्कि जैसे बाकी कैदी काम करते थे वैसे ही उन्होंने भी काम किया। वहीं जेल में रहते हुए उन्होंने अपने परिवार को सबसे ज्यादा मिस किया, खासकर अपनी बेटियों को। कई बार जब उन्हें चिट्ठियां मिलती तो वो देर रात तक रोते रहते। कहते हैं उन्होंने जेल में रहकर समय की कीमत समझी। हर मिनट उन्हें एक साल की तरह लगता था। बाहर की दुनिया से कटी हुई ये जिंदगी उन्हें एहसास दिला रही थी कि स्टारडम और शोहरत पल भर में खत्म हो सकती है अगर इंसान ने गलत रास्ता चुन लिया। तो इस बीच उनकी फिल्में भी प्रभावित हो रही थीं। कई प्रोजेक्ट रुके, कुछ अधूरे रह गए, प्रोड्यूसर करोड़ों के घाटे में चले गए। लेकिन फिर भी जब भी संजय दत्त की कोई फिल्म रिलीज होती, लोग थिएटर पहुंचते। यह उनकी लोकप्रियता का सबूत था। एक तरफ जेल की सलाखें थीं तो दूसरी तरफ दर्शकों का प्यार। 2016 में जब उनकी सजा पूरी हुई और वो यरवदा जेल से बाहर आए तो उनका स्वागत किसी मीडिया उनके हर कदम को कैद कर रही थी, लेकिन उनके चेहरे पर मुस्कान के साथ साथ थकान और बोझ साफ झलक रहा था। उन्होंने मीडिया से सिर्फ इतना कहा, मैं अब एक नई जिंदगी शुरू करना चाहता हूँ। मैंने अपनी गलतियों से बहुत कुछ सीखा है। जेल से बाहर आने के बाद उनकी इमेज में बड़ा बदलाव आया। लोग उन्हें सिर्फ एक्टर या खलनायक के रूप में नहीं बल्कि एक ऐसे इंसान के रूप में देखने लगे जिसने अपनी गलतियों की सजा भुगती है और अब सुधार की राह पर है। उनकी जिंदगी की यह कहानी लोगों को यह सबक देती रही कि चाहे इंसान कितना भी बड़ा हो, अगर उसने गलत कदम उठाया तो उसे कानून और वक्त दोनों का सामना करना ही पड़ेगा। लेकिन अगर इंसान सच में सुधरना चाहे तो उसे दूसरा मौका भी मिलता है। संजय दत्त ने जेल से निकलकर अपनी जिंदगी को नया मोड़ देने की कोशिश की। उन्होंने परिवार के साथ समय बिताना शुरू किया, फिल्मों में वापसी की। भूमि, साहेब बीवी और गैंगस्टर 3 जैसी फिल्मों से स्क्रीन पर लौटे। हालांकि अब उनकी छवि पहले जैसी मासूम नहीं रही। लोग उन्हें एक ऐसे इंसान के रूप में देखते रहे जिसने अंडरवर्ल्ड से नाता जोड़कर गलती की, लेकिन फिर उसी गलती को स्वीकार कर सजा भी काटी। यही वजह थी कि उनका नाम विवादों के बावजूद भी बॉलीवुड में जिंदा रहा। यरवदा जेल का वह समय जब संजय दत्त लकड़ी का छोटा स्टूल बनाकर 50 रुपए की मजदूरी करते थे, हमेशा उनके करियर की सबसे बड़ी सीख बनकर रह गया। उन्होंने खुद भी कई बार कहा कि अगर वक्त पलट सकता तो वो कभी वह फोन कॉल नहीं करते जिसने उनकी जिंदगी का रुख बदल दिया था। लेकिन वक्त कभी पलटता नहीं और यही उनकी कहानी का सबसे कड़वा सच है। 2016 की सुबह जब यरवदा जेल के गेट खुले और संजय दत्त आजाद हवा में बाहर आए, उस पल ने न सिर्फ उनकी बल्कि पूरे देश की नजरों को अपनी तरफ खींच लिया। जेल की सलाखों में 42 महीने बिताने के बाद जब वो खुले आसमान के नीचे खड़े हुए तो उनकी आंखों में राहत के साथ पछतावे का समंदर भी था। बाहर हजारों फैंस, मीडिया की भीड़ और उनके परिवार वाले इंतजार कर रहे थे। लोग ढोल नगाड़ों के साथ नारे लगा रहे थे, संजू बाबा जिंदाबाद, मुन्ना भाई वापस आ गया। लेकिन उनके चेहरे पर वही बोझ साफ झलक रहा था जिसने सालों से उनके कंधों को झुकाए रखा था। जेल से निकलने के बाद सबसे पहला कदम उन्होंने सीधे अपने घर की ओर बढ़ाया। अपनी पत्नी मान्यता और बच्चों से मिले और फिर अपने पिता सुनील दत्त की तस्वीर के सामने खड़े होकर आंसुओं के साथ प्रार्थना की।
ये वही पिता थे जिन्होंने जीवन भर उनका साथ दिया, लेकिन इस सबसे कठिन सफर का अंत देखने से पहले ही दुनिया छोड़ गए थे। कहते हैं उस वक्त संजय दत्त फूट फूट कर रो पड़े और खुद से वादा किया कि अब कभी कोई ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे उनके परिवार का सिर झुके। जेल से बाहर आने के बाद उनकी जिंदगी को सबसे ज्यादा बदला फिल्म संजू ने। 2018 में जब राजकुमार हिरानी ने रणबीर कपूर को लेकर उनकी बायोपिक बनाई तो देश भर के लोग उस फिल्म को देखने उमड़ पड़े। फिल्म ने रिकॉर्ड तोड़े, रणबीर की परफॉर्मेंस की तारीफ हुई और लोगों ने एक नई नजर से संजय दत्त की जिंदगी को देखा। फिल्म में दिखाया गया कि कैसे वो नशे की गिरफ्त में आए, कैसे उन्होंने गलतियां की और कैसे उन्होंने अपने पिता और दोस्तों की मदद से खुद को संभालने की कोशिश की। हालांकि आलोचकों ने कहा कि फिल्म ने उनकी जिंदगी का काला सच पूरी तरह से नहीं दिखाया और कई जगहों पर उन्हें विक्टिम के रूप में पेश किया गया, लेकिन बावजूद इसके संजू ने संजय दत्त की इमेज को काफी हद तक सुधार दिया। लोग उन्हें एक ऐसे इंसान के रूप में देखने लगे जिसने गलतियां की लेकिन सजा भी भुगती और खुद को सुधारने की कोशिश भी की। जेल से बाहर आने के बाद संजय दत्त ने फिर से फिल्मों में वापसी की। भूमि, साहेब बीवी और गैंगस्टर 3, कलंक, शमशेरा और KGF 2 जैसी फिल्मों में नजर आए। हालांकि उनकी हर फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सफल नहीं रही, लेकिन लोगों ने उन्हें हर किरदार में सराहा। खासकर KGF 2 में अधीरा का किरदार निभाकर उन्होंने फिर साबित किया कि उनमें अभी भी वही स्टारडम बाकी है। लेकिन इसके बावजूद उनका नाम हमेशा उस दौर से जुड़ा रहा जब उन्होंने अंडरवर्ल्ड से नाता जोड़ लिया था। आज भी जब 1993 के मुंबई ब्लास्ट का जिक्र होता है तो संजय दत्त का नाम बीच में जरूर आता है। ये दाग चाहे वो कितनी भी हिट फिल्में दें, कितने भी अच्छे काम करें, पूरी तरह से मिटा नहीं सकता। लेकिन यही उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई भी है। संजय दत्त ने खुद कई बार कहा कि उन्होंने जो भी गलतियां की उनका उन्हें आज भी पछतावा है, लेकिन वो खुश हैं कि उन्हें दूसरा मौका मिला और उन्होंने अपने परिवार और बच्चों के लिए खुद को बदलने की कोशिश की। उनकी जिंदगी हमें यह सबक देती है कि शोहरत और ताकत का नशा इंसान को बहुत जल्दी गलत रास्ते पर ले जा सकता है, लेकिन कानून के सामने कोई बड़ा नहीं होता। इंसान चाहे कितना भी बड़ा स्टार क्यों ना हो, अगर उसने गलती की है तो उसे सजा भुगतनी ही पड़ेगी। संजय दत्त की कहानी यह भी बताती है कि जिंदगी कभी भी किसी को दूसरा मौका दे सकती है, लेकिन उस मौके को सही दिशा देना उसी इंसान के हाथ में है। आज संजय दत्त अपने परिवार के साथ शांत जीवन जी रहे हैं। उनकी बेटियां बड़ी हो रही हैं, बेटा उनके साथ है और वह बार बार कहते हैं कि अब उनकी सबसे बड़ी ख्वाहिश यही है कि उनके बच्चे उनसे गर्व महसूस करें। वो नहीं चाहते कि उनके बच्चे वही गलतियां दोहराएं जो उन्होंने की थी। संजय दत्त का नाम आज भी बॉलीवुड के बड़े सितारों में लिया जाता है, लेकिन उनकी कहानी सिर्फ स्टारडम की नहीं बल्कि गिरने और फिर उठ खड़े होने की है। गलतियों के बोझ तले दबकर भी जिंदगी जीने की है और अपने पिता की तरह परिवार का सहारा बनने की है। आखिर में उनकी पूरी जिंदगी यही कहती है कि इंसान चाहे कितनी भी ऊंचाई पर क्यों ना हो, अगर उसने गलत रास्ता चुना तो वो गिर सकता है, लेकिन अगर हिम्मत रखी तो फिर से खड़ा भी हो सकता है। यही संजय दत्त का सच है, यही उनका संघर्ष है और यही उनकी अधूरी लेकिन प्रेरणादायी कहानी है। तो दोस्तों, यह थी संजय दत्त की जिंदगी की वो सच्चाई जिसे शायद कई लोग भूलना चाहते हैं, लेकिन इतिहास मिटाया नहीं जा सकता। एक सुपरस्टार जिसने शोहरत की ऊंचाइयों को छुआ, लेकिन अपनी गलतियों और हालातों की वजह से अंधेरे में भी गिरा। आज भी लोग संजय दत्त को दो नजरों से देखते हैं। कुछ उन्हें एक खलनायक मानते हैं तो कुछ उन्हें एक ऐसा इंसान जो अपनी गलतियों को मानकर सजा भुगत चुका है। आपको क्या लगता है? क्या संजय दत्त सच में हालात के शिकार थे या उन्होंने जानबूझकर वो रास्ता चुना था जिससे उनकी जिंदगी और करियर दोनों खतरे में पड़ गए? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताइए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो नीचे दिए गए लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि आगे भी हम आपके लिए ऐसी ही सच्ची और अनसुनी कहानियां लेकर आते रहेंगे।